अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल है जो पंजाब के किसी भी सरकारी महकमे में मुलाजमत पेशा हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है किसी किस्म की प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट ने इनिशिएट कर दी हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप पंजाब की किसी भी महकमे में मुलाजमत कर रहे हैं तो आपकी जो कंडक्ट है उसको रेगुलेट करने के लिए पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 जो है नाफिजुल अमल है। और इसको सादा अल्फाज में या आम ज़ुबान में आप अक्सर सुनते होंगे कि जिसको पीडा एक्ट 2006 भी कहा जाता है। तो ये वो कानून है जिसमें वो सारा प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है जिसके थ्रू आपकी जो कंडक्ट है उसको रेगुलेट भी किया जाएगा। आपके ख़िलाफ़ अगर कोई ग्राउंड एग्जिस्ट करता होगा कि आपके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए तो वो ग्राउंड्स भी इसी कानून के अंदर मेंशन्ड है। इंक्वायरी कैसे होगी वो सारा प्रोसीजर भी इसके अंदर बताया गया है और आपको सज़ा किस तरीके से होगी और कौन सी सज़ाएँ आपको अवॉर्ड की जा सकती हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, ये तमाम डिटेल्स आपको इसी कानून के अंदर मिलेंगी। तो जब भी किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ इस कानून का सेक्शन 3 हमें बताता है कि जब भी किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कोई ग्राउंड एग्जिस्ट करता है और वो ग्राउंड कौन सा हो सकता है कि इसने कोई मिसकंडक्ट की है, ये बेसिकली मुलाजिम अब एफिशिएंट नहीं है या उसकी एफिशिएंसी से रिलेटेड कोई सवाल होगा या उसके ऊपर कोई करप्शन के एलिगेशन होंगे, तो अथॉरिटी के पास ग्राउंड्स मौजूद होंगे। ये ग्राउंड्स जो है सेक्शन 3 के अंदर बताए गए हैं। तो ये वो ग्राउंड्स हैं जिनके हवाले से हमने डिस्कस किया है कि वो अब एफिशिएंट नहीं रहा या उसने कोई मिसकंडक्ट कर दी है या उसके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज है या अब उसको इस मुलाजमत में रखना नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो गया है। तो ऐसी सूरत में फिर जो अथॉरिटी है वो सेक्शन 5 के ताबे आपके खिलाफ प्रोसीड कर सकती है और प्रोसीडिंग्स जो है कार्रवाई का आगाज आपके खिलाफ कर सकती है। अब वो कार्रवाई क्या करेगी, हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रोसीजर बताया गया है कि जब आपके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाएगा तो अथॉरिटी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो मुजाज अथॉरिटी है, वो ये देखेगी कि क्या आपके खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट करनी है या इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करनी। अब यही इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है कि किन सर्कमस्टांसेस में, किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए इंक्वायरी के प्रोसेस को डिस्पेंस विद किया जा सकता है, यानी कि बगैर इंक्वायरी कंडक्ट किए किन सूरतों में आपको जो है वो सजा अवॉर्ड की जा सकती है। तो बहरहाल प्रोसीडिंग जो है, कार्रवाई जो है वो उसका आगाज किया जाएगा सेक्शन 5 के ताबे। अब सेक्शन 5 जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सेक्शन 5 के ताबे जब आपके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाएगा तो अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि क्या आपके खिलाफ इंक्वायरी करनी है या नहीं करनी। और अगर उसको लगेगा कि आपका जुर्म इतना अपेरेंट है कि इसके लिए जो है इंक्वायरी उनको कंडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो सेक्शन 7 के ताबे प्रोसीड कर देंगी। अब सेक्शन 7 का प्रोसेस आपको क्या बताता है? सेक्शन 7 आपको बताता है कि सबसे पहले आपने जो मुलाजिम है उसको शो कॉज नोटिस देना है। वो अपना जो कॉज है वो उसको शो करेगा, अपनी वजाहत देगा और इसके बाद जो अथॉरिटी उसको नोटिस देगी उस नोटिस के अंदर जो है वो क्लियर उसको चार्जेस बताए जाएंगे कि उस मुलाजिम के खिलाफ कौन से चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा जुर्म है जिसमें एक से ज़ायद लोग शामिल हैं तो फिर उस मुलाजिम जिसको नोटिस दिया जा रहा है उसके हिस्से में जो है वो कितने चार्जेस आते हैं या उसकी जिम्मेदारी किस हद तक बनती है। और इसके अलावा जो प्रपोज्ड पेनल्टी है, यानी कि उसके ऊपर जो सज़ा आयद की जा सकती है, उसकी डिटेल्स भी जो है उस नोटिस के अंदर, जिसमें उसको शो कॉज जो है दिया जाएगा, इस नोटिस के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है वो मेंशन की जाएंगी। उसके बाद मुलाजिम को 7 दिन का वक्त दिया जाएगा या कोई पीरियड एक्सटेंडेड अगर अथॉरिटी चाहे तो उसको एक्सटेंड भी कर सकती है और 7 दिन के अंदर अंदर मुलाजिम ने उसका रिप्लाई देना होगा। और जब मुलाजिम जो है रिप्लाई देगा तो उसको पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाएगा और पर्सनल हियरिंग के बाद अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि क्या उसके जो नोटिस उसको दिया गया उसका जवाब जो उसने दिया है और साथ जो उसको पर्सनल हियरिंग का मौका दिया गया है इसके अकॉर्डिंग क्या इसके ऊपर ये जुर्म जिसका इल्ज़ाम जो है लगाया गया अथॉरिटी की तरफ से क्या ये साबित होता है या नहीं। और अगर साबित हो जाता है तो फिर अथॉरिटी जो है सेक्शन 4 में प्रोवाइडेड जो पनिशमेंट्स हैं उसमें से कोई भी पनिशमेंट जो है वो जो एम्प्लॉय है उसको अवॉर्ड कर सकती है या दूसरी सूरत में कि अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ तो फिर अथॉरिटी उसको एक्विट भी कर सकती है। अब यहाँ एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी अथॉरिटी इंक्वायरी के प्रोसेस को बाईपास करेगी, अब जो हमने प्रोसीजर
डिस्कस किया है इसमें रेगुलर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हुई। तो रेगुलर इंक्वायरी के प्रोसीजर को जब भी डिस्पेंस विद किया जाएगा यानी कि बाईपास किया जाएगा तो अथॉरिटी रीजंस रिकॉर्ड करेगी कि क्यों वो इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर रही, और अगर वो इस तरह की रीजंस रिकॉर्ड नहीं करते तो फिर ऐसा करना गैर कानूनी समझा जाएगा। इस तरह इस प्रोसीजर को, इस मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए किसी सरकारी मुलाजिम को सजा अवॉर्ड नहीं की जा सकती। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि जब सेक्शन 5 के ताबे किसी मुलाजिम के खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है, प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती हैं, तो सेक्शन 3 में ग्राउंड्स बताए गए हैं। अगर उनमें से कोई भी ग्राउंड पाया जाता है किसी मुलाजिम के अंदर तो सेक्शन 5 के ताबे प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाती हैं, और जब प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं तो फिर इंक्वायरी अगर कंडक्ट करनी पड़ती है तो सेक्शन 9 में इसका प्रोसीजर बताया गया है। और इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या है, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर उस प्रोसीजर को देख रहे हैं। तो जैसे ही इंक्वायरी स्टार्ट होगी तो सबसे पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है एक इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट करेगी या फिर इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट किया जाएगा, और उसके बाद जो है क्लियर चार्जेस जो है उस एम्प्लॉय के ऊपर जो है वो बताए जाएंगे, और साथ साथ अगर एक से ज़ायद जो है एम्प्लॉयज़ के ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम है तो फिर जिसको नोटिस दिया जा रहा है या जिसके खिलाफ रेगुलर इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है उसको अपॉर्शनमेंट बताई जाएगी कि आपके ऊपर कितना इल्ज़ाम है। उसके बाद जो है डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव को जो है अपॉइंट किया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, जो डिपार्टमेंट के बिहाफ पर किसी भी किस्म की असिस्टेंस इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी को प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ डायरेक्शन दी जाएगी एक्यूज्ड को, जो कि एम्प्लॉय है, कि वो अपना रिटन डिफेंस जो है 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर के सामने सबमिट करवाए। अब जब इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी जो है रेगुलर इंक्वायरी को इनिशिएट करेगी, आपके रिटन डिफेंस को मद्देनजर रखने के बाद आप उसको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जो आपके वर्जन के सपोर्ट में जो विटनेस होंगे उनकी, और इसके साथ साथ जो आपके अगेंस्ट विटनेस आ रहे होंगे यानी कि जो आपके खिलाफ गवाही दे रहे होंगे, आप जो है इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी को ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन लोगों को क्रॉस करना चाहते हैं, यानी कि आपके खिलाफ जो इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं उन गवाहों से आप भी सवाल करना चाहते हैं, तो आपको ये मौका प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं करते तो फिर आप अपना ये राइट जो है लूज़ कर देते हैं, और फिर जो वो आपके खिलाफ गवाही देंगे अगर आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे, रिबट नहीं करेंगे, उसको जो है उससे उन गवाहों से मज़ीद सवाल करके उनको झूठा साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर उनकी गवाही आपके खिलाफ रिजिड मानी जाएगी और उसको कंक्लूसिव समझा जाएगा। तो वो आपका जो केस है उसको कमज़ोर कर सकती है, उनकी गवाही से आपके केस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो आपने क्रॉस करना है, और इसके साथ साथ आपके वर्जन को प्रूव करने के लिए जो विटनेस है उसकी लिस्ट भी प्रोवाइड करनी है, और आपके विटनेसेस को भी क्रॉस किया जा सकता है। तो इस तरीका कार से जो इंक्वायरी ऑफिसर है या इंक्वायरी कमेटी है वो एक रिपोर्ट तश्कील देगा, और उसके बाद वो जो है बताएगा कि कौन सी सज़ा आपके खिलाफ जो है सुनाई जा सकती है। फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये तमाम चीज़ें जो है भिजवा दी जाएंगी, और उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो आपके खिलाफ अगर जुर्म साबित हो जाता है तो फिर आपके खिलाफ जो है सेक्शन 4 के ताबे प्रोसीड कर सकती है और आपको पेनल्टीज अवॉर्ड कर सकती है, सजा सुना सकती है। इसके साथ साथ एक चीज़ जहन में रहे कि इन केस आपके खिलाफ जो इल्ज़ाम है वो साबित नहीं होता तो फिर आपको एक्विट कर दिया जाएगा, और इन केस आपके खिलाफ इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो फिर आप डिपार्टमेंटल अपील की तरफ भी जा सकते हैं, और उसके बाद आप सर्विस ट्राइब्यूनल की तरफ मूव करते हैं, और सर्विस ट्राइब्यूनल से डिसीजन लेने के बाद इन केस वहाँ से भी आपके फेवर में नहीं आता तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो साइटेशन के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साइटेशन है PLCCS 2026 पेज 106। इसमें क्लियरली बताया गया है हाई कोर्ट की तरफ से कि जो आपकी रेगुलर इंक्वायरी है उसको कब डिस्पेंस विद नहीं किया जा सकता। तो इसमें बताया गया है कि जब भी कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इंक्लूडेड होगा तो फिर ऐसी सूरत में रेगुलर इंक्वायरी कंडक्ट करना मैंडेटरी होगा। फॉर एन एग्जांपल, एक एम्प्लॉय है जो कि बगैर अपनी लीव की मंजूरी के वो छुट्टी पर था, और उसका स्टांस वो ये लेता है कि जी वो किसी अस्पताल में मौजूद था और वहाँ पर वो एडमिटेड रहा है, इसके साथ साथ उसने लीव भी दी थी लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुई। तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस के अंदर रेगुलर इंक्वायरी को कंडक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलर इंक्वायरी जो है उसका पर्पज़ ही यही होता है कि जितना भी मटेरियल है जो फैक्चुअल नेचर का है और उस फैक्चुअल नेचर के मटेरियल के अंदर कोई कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट करती है, यानी कि एक पार्टी उसको असर्ट कर रही है, उसके बारे में वो बता रही है कि ऐसा हुआ है, और दूसरी उसको डिनाई कर रही है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो ऐसी सूरत में इंक्वायरी का, रेगुलर इंक्वायरी का कंडक्ट होना मैंडेटरी है। इस सूरत में अथॉरिटी रेगुलर इंक्वायरी को डिस्पेंस विद नहीं कर सकती, यानी कि इसको बाईपास नहीं कर सकती, उसको इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो
इसको आपने लाजमी देख लेना है, इस प्रोसीजर को। बाकी इससे कनेक्टेड आपका कोई भी सवाल है आप डिस्कस कर सकते हैं।